वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आशु। 69 बीपीएससी पीटी के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है घटना चक्र से, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 8 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 7 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस बुक में काफ़ी बेस्ट कलेक्शन दिया गया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, बजट 2023-24 में वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण का कौन सा क्रम का बजट था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5वां। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 1 फरवरी 2023 को वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश किया गया, जो इनका लगातार 5वां बजट था। बजट में निम्नलिखित 5 प्राथमिकताएं अपनाई गई है, जो सप्तऋषि के नाम से संबंधित है। पहला है समावेशी विकास, दूसरा है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, तीसरा है अवसंरचना एवं निवेश, फोर्थ है सक्षमता को सामने लाना, पाँचवां है हरित विकास, छठा है युवा शक्ति, सातवां है वित्तीय सूत्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में गूगल के द्वारा किस नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित चैटबॉट को लॉन्च करने की योजना की घोषणा की गई है? तो दोस्तों वह है बार्ड, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में गूगल के सीईओ द्वारा सुंदर पिचई ने माइक्रोसॉफ्ट समर्थित चैट जीपीटी की लोकप्रियता का मुकाबला करने हेतु बार्ड नाम एआई संचालित चैटबॉट को लॉन्च करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। फरवरी 2023 में संपन्न महिला T20 वर्ल्ड कप में किस टीम ने खिताब जीता? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया ने। फरवरी 2023 में आयोजित 8वें महिला T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने दक्षिण अफ्रीका को फाइनल मैच में 19 रन से हराकर खिताब जीता। अगला प्रश्न देखते हैं, फरवरी 2023 में नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में किसे चुना गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, BR सुब्रमण्यम जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, जनवरी 2023 में किस नगर को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी का दर्जा दिया गया? तो दोस्तों वह नगर है विशाखापत्तनम, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2022 में रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। वर्ष 2022 का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। पहला है कैरोलिन बर्टोजी, जो कि यूएसए के हैं, दूसरा है मोर्टन मेल्डल, जो कि डेनमार्क के हैं, और तीसरा है केबेरी शार्पलेस, जो कि यूएसए के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किन्हें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ है? वर्ष 2022 का चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है स्वांते पावो को, जो कि स्वीडन देश के हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। DY चंद्रचूड़, जिन्हें 9 नवंबर 2022 को भारत के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई थी, वह भारत के कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 50 में, जो कि ऑप्शन में नहीं है। 9 नवंबर 2022 को न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन भारत के 63वें गणतंत्र दिवस समारोह के विशिष्ट अतिथि थे? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल फतह अल सीसी, जो कि मिस्र के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नई विदेश व्यापार नीति FTP 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? नई विदेश व्यापार नीति 2023 के संबंध में सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। यह विदेश व्यापार नीति 2015 से 2020 की जगह लेगी और 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस के रूप में जारी रहेगा? डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस
के रूप में जारी करेगा वो हो जाएगा आपका 1, 3 तथा 4 भारतीय जीवन बीमा निगम, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी तथा भारतीय साधारण बीमा निगम। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रभाव पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रभाव पोर्टल के बारे में सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पोर्टल अनुरोध किए गए आवेदनों या अनुमोदनों पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा प्रदान करेगा। और पहला कथन गलत हो जाएगा, सेबी प्रभाव पोर्टल लॉन्च करेगा, जो कि गलत कथन दिया गया है। सेबी नहीं, आरबीआई पोर्टल लॉन्च करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वित्त वर्ष 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। वित्त वर्ष 2023 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है यूएसए, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बिहार आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में राज्य में बिजली का उपलब्ध क्षमता कितनी थी। बिहार आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में राज्य में बिजली की उपलब्ध क्षमता थी 7,785 मेगावाट, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन पायलट आधार पर किस जिले में किया गया है। तो दोस्तों वह जिला है मुजफ्फरपुर जिला, ऑप्शन नंबर बी। मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन पायलट आधार पर मुजफ्फरपुर में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक किस जिले के निवासी थे। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वैशाली के। 15 अगस्त 2023 को सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक का 80 वर्ष की अवस्था में दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक का जन्म बिहार के वैशाली जिले के रामपुर बघेल गांव में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1970 में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, सब जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप 2022 में बिहार के किस खिलाड़ी ने 6 स्वर्ण पदक जीता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कीर्तिराज सिंह ने। कीर्तिराज सिंह जो कि पटना के रहने वाले हैं। सब जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप 2022 में बिहार के कीर्तिराज सिंह ने 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, 65वें राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। 65वें राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के जिस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता वह खिलाड़ी का नाम है अभिषेक कुमार, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, 26 अप्रैल 2023 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वर्ष 2014 से स्थापित मौजूदा मेडिकल कॉलेजों के साथ सह-अवस्थिति में 157 नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की। इन नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना हेतु कुल वित्तीय लागत कितनी होगी। तो दोस्तों कुल वित्तीय लागत होगी 1570 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB कहां पर अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलेगा। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अबू धाबी में। अगला प्रश्न देखते हैं, 4 मई 2023 को केंद्रीय पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां पर निर्मित किए जा रहे भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की प्रगति समीक्षा की। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जोगीघोपा में। 4 मई 2023 द्वारा केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा निर्माणाधीन भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की समीक्षा की गई। यह पार्क जोगीघोपा असम में निर्मित किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, अप्रैल 2023 में जारी लॉजिस्टिक कार्य निष्पादन सूचकांक 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। अप्रैल 2023 में जारी लॉजिस्टिक कार्य निष्पादन सूचकांक 2023 से संबंधित सही कथन हो जाएगा 2 तथा 3। इसमें सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है तथा इसमें भारत को
38वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि एक कथन गलत हो जाएगा। यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है, जो कि गलत दिया गया है। अप्रैल 2023 में विश्व बैंक के द्वारा लॉजिस्टिक कार्य निष्पादन सूचकांक 2023 जारी किया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही है, 2M3। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश के रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्रा को स्थिर करने के लिए स्वर्ण समर्थित डिजिटल मुद्रा जारी करने की घोषणा की है? तो दोस्तों वह देश हो जाएगा जिम्बाब्वे, ऑप्शन नंबर ए। 23 अप्रैल 2023 को रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे ने स्वर्ण समर्थित डिजिटल मुद्रा जारी करने की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य स्थानीय मुद्रा में स्थिरता लाना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में आंध्र प्रदेश के किस जिले में नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा दुर्लभ मृदा धातु की खोज की गई है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश का वह जिला हो जाएगा अनंतपुर, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा दुर्लभ मृदा धातु की खोज की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स बैंक का सदस्य बना है? ब्रिक्स बैंक का सदस्य बना है हाल ही में मिस्र, ऑप्शन नंबर डी। 20 फरवरी 2023 को मिस्र न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB, जिसे ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है, इसका सदस्य बना है। ब्रिक्स बैंक वर्ष 2015 में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें सत्य कथन हो जाएगा 1, 2 तथा 3। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की रामपुरा अगुचा खदान और ज्वार समूह की खदानें भारत की पहली ग्रीनको प्रमाणित खदान बनी, जो कि सही दिया गया है। इन खदानों को यह प्रमाणन अपशिष्ट और सामग्री प्रबंधन, हरित बुनियादी ढांचे और पारिस्थितिकी हरित आपूर्ति श्रृंखला और नवीकरणीय ऊर्जा पहलों में उनके अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए प्रदान किया गया। यह भी कथन सही दिया गया है। और तीसरा कथन है, इसे प्रमाणन को भारतीय उद्योग परिसंघ ने प्रदान किया। यह भी कथन सही दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 18 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटित भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के संबंध में विकल्प में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर ए। यह भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर दूसरी ऊर्जा पाइपलाइन है, जो कि गलत दिया गया है। 18 मार्च 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया। इस पाइपलाइन की अनुमानित लागत 377 करोड़ रुपए है। इस पाइपलाइन से प्रति वर्ष 1 मिलियन मीट्रिक टन हवाई स्पीड डीजल भेजा जा सकता है। प्रारंभ में उत्तरी बांग्लादेश के 7 जिलों में हाई स्पीड डीजल की आपूर्ति की जाएगी। बाकी तीनों कथन सही दिए गए हैं। इस पाइपलाइन की अनुमानित निर्माण लागत राशि लगभग 377 करोड़ रुपए है। इस पाइपलाइन से प्रति वर्ष 1 मिलियन मीट्रिक टन हाई स्पीड डीजल भेजा जा सकता है। इससे प्रारंभ में उत्तर बांग्लादेश के साथ 7 जिलों में हाई स्पीड डीजल की आपूर्ति की जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, उपभोक्ता मामलों के विभाग ने स्वर्ण आभूषण एवं स्वर्ण शिल्प कृतियों की बिक्री के लिए उन 6 अंकों का हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन संख्या को कब से अनिवार्य किए जाने की आदेश जारी किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 2023 से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का पहला है। भारत का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स जारी किया गया है NSE इंडिसेस लिमिटेड के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपना प्यारा भारत देश। भारत ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में ईरान को 42-32 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। अगला प्रश्न देखते हैं, किस खिलाड़ी ने वर्ष 2022 के फीफा फुटबॉल अवार्ड्स में बेस्ट मेंस फुटबॉलर का अवार्ड जीता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लियोनेल मेसी ने।
अगला प्रश्न देखते हैं, आयुष वीजा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये दोनों के दोनों कथन सही दिए गए हैं। इसे सरकार द्वारा भारत में आयुष चिकित्सा उपचार के लिए आने वाले एनआरआई के लिए पेश किया गया है। आयुष वीजा का मुख्य उद्देश्य दुनिया में भारत के आयुर्वेदिक और अन्य पारंपरिक उपचारों को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा लॉन्च किया गया है NHAI के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत के रक्षा मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को किस ऑपरेटिंग सिस्टम से बदलने का निर्णय लिया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माया के साथ। भारत के रक्षा मंत्रालय ने अपने सभी कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को माया के साथ बदलने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य साइबर अपराधियों द्वारा मेलवेयर हमलों को रोकना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI के विशेष निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अजय भटनागर जी को। केंद्रीय जांच ब्यूरो के निर्देशक अजय भटनागर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं हो पाता है तो क्या होगा? यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं हो पाता है तो प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर सकता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, समान वित्तीय विधायन के चरण में शामिल हैं। समान वित्तीय विधायन के चरण में शामिल हैं 1, 3 तथा 4, यानी कि बजट पर चर्चा, बजट का प्रस्तुतिकरण, विनियोग विधेयक को पारित करना, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की संसद किन किन तरीकों द्वारा मंत्रिपरिषद के कृतियों के ऊपर नियंत्रण रखती है? भारत की संसद जिन तरीकों द्वारा मंत्रिपरिषद के कृतियों के ऊपर नियंत्रण रखती है वह तरीका हो जाएगा प्रश्नकाल, अनुपूरक प्रश्न तथा स्थगन प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, संसदीय प्रक्रिया में गिलेटिन से क्या तात्पर्य है? संसदीय प्रक्रिया में गिलेटिन से तात्पर्य है विधेयक पर बहस को बंद कर देना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? सबसे बड़ी संसदीय समिति हो जाएगी प्राक्कलन समिति, जिसमें टोटल मेंबर 30 होते हैं और 30 के 30 सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं, जबकि लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य क्या है? लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य हो जाएगा शासन के वित्तीय लेखा एवं विनियमन तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का परीक्षण करना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लोक लेखा समिति लोक व्यय और नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। यह समिति सरकार के विनियोग तथा वित्तीय लेखाओं की जांच करती है तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को आधार मानकर लोक व्यय का प्रतिरक्षण करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, सही सुमेलित युग्म का पहचान करना है। तो दोस्तों इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याचिका समिति कार्यकारी समिति होती है, जबकि लोक लेखा समिति वित्तीय समिति होती है, याचिका समिति कार्यकारी समिति होती है, विभागीय समितियां स्टैंडिंग समिति होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूचना के आधार अधिनियम का उद्देश्य क्या है? सूचना के अधिकार अधिनियम का उद्देश्य है सार्वजनिक अधिकारों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई थी वर्ष 2010 में। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के जरिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम का गठन अक्टूबर 2010 में किया गया था। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन एक्ट कब बनाया गया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था
2005 में? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बिहार से लोकसभा अध्यक्ष बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? बिहार से लोकसभा अध्यक्ष बनने वाले प्रथम व्यक्ति थे बलिराम भगत। ऑप्शन नंबर ए। बिहार से प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति बलिराम भगत थे। ये 5वीं लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति कौन चुने गए थे? पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति चुने गए थे सर सुल्तान अहमद। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार विधानसभा सीट अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनिहारी। बिहार विधानसभा में 2 सीटें अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है, जो कि मनिहारी एवं कटोरिया है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति हेतु 38 सीटें आरक्षित की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के कुल क्षेत्रफल में बिहार का क्षेत्रफल का हिस्सा कितना है? भारत के कुल क्षेत्रफल में बिहार के क्षेत्रफल का हिस्सा है 2.86%। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, गिद्धेश्वर पर्वत शैलचित्र अवस्थित है? गिद्धेश्वर पर्वत शैलचित्र अवस्थित है जमुई में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, आपको इसमें सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। एक तरफ दिया गया है नागपाषाण स्थल और एक तरफ दिया गया है जिला का नाम। ए का मिलन हो जाएगा 4 से, चिरांत का सारण से हो जाएगा। बी का मिलन हो जाएगा 3 से, ताराडीह नागपाषाण स्थल जो कि गया में है। सी का मिलन हो जाएगा 2 से, सिनुवार का रोहतास से, तथा डी का मिलन हो जाएगा 1 से, मनेर का पटना से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय है कोलंबो में। ऑप्शन नंबर ए, जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही कथन का चयन करना है आपको। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह दोनों के दोनों कथन गलत दिए गए हैं। भारत में निर्धनता आकलन का आधार केवल आय स्तर पर है, जो कि गलत दिया गया है। रंगराजन समिति द्वारा सर्वप्रथम निर्धनता आकलन के आधार हेतु उपभोग व्यय को प्रस्तावित किया गया, यह भी कथन गलत दिया गया है। प्रथम कथन गलत है, क्योंकि दांडेकर एवं रह समिति के समय से ही कैलोरी उपभोग को निर्धनता आकलन का आधार माना गया था। दांडेकर रथ फॉर्मूले का प्रयोग निर्धनता आकलन हेतु वर्ष 1971 से किया जा रहा है। द्वितीय कथन भी गलत है, क्योंकि उपभोग व्यय को निर्धनता आकलन हेतु आधार मानने का सुझाव पहली बार लक्कड़वाला समिति के द्वारा दिया गया था, न कि रंगराजन समिति के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इसमें सही कथन का चयन करना है। इसमें आपका सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर वाणिज्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही विकल्प का आपको चयन करना है। इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। कर व्यय देश में करदाताओं को प्राप्त अप्रत्यक्ष सब्सिडी लाभ को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? आकांक्षी जिला कार्यक्रम का संचालन किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के द्वारा प्रकाशित की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में नहीं पाई जाती है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में नहीं पाई जाती है वह जनजाति हो जाएगी चांगिया। ऑप्शन नंबर बी, चांगिया जनजाति जो कि लद्दाख क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीम पहाड़ियों का वेलिकोंडा समूह किसका एक संरचनात्मक हिस्सा है?
आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी घाट का। वेलिकोंडा रेंज या वेलिकोंडा हिल्स एक निचली पर्वत श्रृंखला है जो पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला प्रणाली का हिस्सा है। वेलिकोंडा रेंज आंध्र प्रदेश राज्य के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है स्थानांतरित कृषि और एक तरफ है देश का नाम। तो दोस्तों जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, हुमा स्थानांतरित कृषि श्रीलंका, जो कि गलत दिया गया है। हुमा कृषि का संबंध है जावा से, जबकि लेदान कृषि है इंडोनेशिया की, कईगिन कृषि है फिलीपींस की, हुमा कृषि है जावा की, कोनुको कृषि है वेनेजुला की। अगला प्रश्न है, एक थियोडोलाइट का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। एक थियोडोलाइट का उपयोग क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सतहों में कोण को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इसे कुल झील अवस्थित है। इसे कुल झील अवस्थित है किर्गिस्तान में। ऑप्शन नंबर सी। इसे कुल झील किर्गिस्तान में अवस्थित है। यह एक खारे पानी की झील है। यह एक रामसर स्थल है। अगला प्रश्न देखते हैं, गोरकी औद्योगिक क्षेत्र अवस्थित है। गोरकी औद्योगिक क्षेत्र अवस्थित है रूस में। ऑप्शन नंबर बी। गोरकी औद्योगिक क्षेत्र रूस में अवस्थित है। मास्को, टूला, चेलियाम्बिक्स रूस के अन्य प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं। गोरकी में हवाई जहाज के निर्माण का कार्य भी किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रेट लेक्स के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन झीलों को शामिल किया जाता है? ग्रेट लेक्स के अंतर्गत जिन झीलों को शामिल किया जाता है वह झील है सुपीरियर झील, ईरी झील तथा हुरन झील। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही है। ग्रेट लेक्स अमेरिका एवं कनाडा के मध्य स्थित है। इनमें 5 झीलों को शामिल किया जाता है, जो है सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरन झील, ईरी झील और ओंटारियो झील, जबकि अथावास्का झील कनाडा में स्थित है। इस झील के तट पर यूरेनियम सिटी अब अवस्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वस्त्र उद्योग कहां पर स्थापित हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत का प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित हुआ था। हालांकि कुछ समय बाद यह बंद हो गया था। अगला प्रश्न है, जिस जनसंख्या पिरामिड का आधार चौड़ा होता है और ऊपर तीव्रता से संकरा होता जाता है, यह दर्शाता है। तो दोस्तों यह दर्शाता है उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर को। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करना है। इसमें आपका सत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 तथा 3। ओसाका में स्थित मिलों को याडो नदी जल उपलब्ध कराती है। ओसाका को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, धवन सोडा का समान नाम है। धवन सोडा का समान नाम है सोडियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है Na2CO3। अगला प्रश्न है, किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह तीनों के तीनों ग्रीन हाउस गैसें हैं। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसें हैं, जबकि हाइड्रोजन गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जल वाष्प, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि अन्य प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से क्या परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है? तो दोस्तों वह है बोरॉन। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्नगत विकल्पों में ग्रेफाइट, भारी जल तथा हल्के जल का उपयोग परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति के मंदक या मॉडरेटर के रूप में उपयोग किया जाता है, जबकि बोरॉन का उपयोग मॉडरेटर के रूप में नहीं बल्कि न्यूट्रॉनों के अवशोषक नियंत्रक रॉड के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिल्क रूट प्राचीन काल में महत्वपूर्ण थे क्योंकि इन्होंने चीन और रोमन साम्राज्य के बीच वस्तुओं और विचारों के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, जब 15वीं सदी के अंत में पुर्तगाली समुद्री यात्रा से
केप ऑफ गुड होप के आसपास चले गए और हिंद महासागर में प्रवेश किया तो उन्होंने पाया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह तीनों के तीनों कथन गलत दिए गए हैं। जब 15वीं सदी के अंत में पुर्तगालियों ने केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाया और फिर हिंद महासागर में प्रवेश किया तो उन्होंने मसाला व्यापार का लंबी दूरी के व्यापार मार्गों का ऐसा नेटवर्क पाया जिस पर मुस्लिम व्यापारी हावी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का भूभाग सबसे कम है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया का। विश्व के 7 महाद्वीपों में सर्वाधिक क्षेत्रफल एशिया का है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का भूभाग सबसे कम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? इसमें उष्णकटिबंधीय घास का मैदान हो जाएगा सवाना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे दुनिया का सबसे अधिक लवणता वाला झील है? दुनिया में सबसे अधिक लवणता वाला झील हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार मृत सागर, ऑप्शन नंबर सी। प्रसंग सागरों में सर्वाधिक लवणता मृत सागर में है, जिसका परसेंट 238% है। हालांकि विश्व में सर्वाधिक लवणता तुर्की के वान झील का है, जिसका परसेंट है 330%। अगला प्रश्न है, मांग का नियम कहता है कि जैसे ही कीमत बढ़ती है मांग गिर जाती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह अप्रत्याशित मुद्रास्फीति से सबसे अधिक आहत होता है? तो दोस्तों वह समूह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बचत खातों में बड़ी सेवानिवृत्ति बचत वाले लोग, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक मुद्रा नहीं है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक मुद्रा नहीं है, वह है ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र में कीमतों का निर्धारण। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ट्राइसम योजना के तहत किस आयु वर्ग के लोग प्रशिक्षण के लिए पात्र हैं? तो दोस्तों वह आयु वर्ग हो जाएगा 18 से 35 वर्ष तक। ट्राइसम योजना का शुभारंभ जो कि 1979 में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह के नेता थे? नील विद्रोह के नेता थे दिगंबर बिश्वास और विष्णु विश्वास। नील विद्रोह जो कि बंगाल में हुआ था 1859-60 में। अगला प्रश्न है, गंगा नदी तक के प्रदेशों पर कब्जा करने के लिए किस चोल राजा ने उत्तर में अभियान का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों वह चोल राजा थे राजेंद्र चोल प्रथम, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डैश के द्वारा नियुक्त किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद नियुक्त किया जाता है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह का तात्पर्य सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम की सलाह से है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अध्यक्ष और 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, मनरेगा कम से कम एक वित्तीय वर्ष में घर के वयस्क सदस्यों को न्यूनतम मजदूरी पर रोजगार की गारंटी प्रदान करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 100 दिन का। अगला प्रश्न है, मिलेट्स को मोटे अनाज कहा जाता है, जिसमें मुख्य रूप से शामिल हैं? मिलेट्स को मोटा अनाज कहा जाता है, जिसमें मुख्य रूप से शामिल है ज्वार, बाजरा तथा रागी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 1952 को। अगला प्रश्न है, गन्ना प्लस आलू किस मौसम की एक अंतर्संयन प्रणाली है? तो दोस्तों वह मौसम है पतझड़ का मौसम, ऑप्शन नंबर ए। गन्ना प्लस आलू पतझड़ के मौसम या शरद ऋतु का एक अंतर्संयन प्रणाली है। इस प्रणाली में एक ही भूमि पर 2 या अधिक फसलें साथ साथ उगाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जानवर में सबसे लंबे समय तक गर्भधारण होता है? तो दोस्तों वह जानवर है हाथी। हाथी का औसत गर्भधारण अवधि 18 से 22 माह का होता है, जबकि डॉल्फिन का 15 से 17 माह का होता है। जिराफ एवं ऊंट की 13 से 15 माह तक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अधिकतम ऊर्ध्वाधर सीमा प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रक्षेप के फेंकने के लिए कोण क्या होना चाहिए? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री।
अगला प्रश्न देखते हैं, बाइनरी सिस्टम में 567 के लिए अभिव्यक्ति क्या होगी? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है, एक स्काई ड्राइवर के बंद पैराशूट के साथ मुख्य रूप से गिरने का अनुमानित सीमांत वेग क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 200 किलोमीटर प्रति घंटा। एक स्काई ड्राइवर के बंद पैराशूट के साथ मुक्त रूप से गिरने का अनुमानित सीमांत वेग लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में शामिल होता है। कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में शामिल होता है कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट तथा प्राइमरी स्टोरेज, जबकि सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन परत का क्या महत्व है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को छानती है। अगला प्रश्न देखते हैं, टीटीकाका विश्व की सबसे ऊंची झील कहाँ अवस्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। विश्व की सबसे ऊंची झील टीटीकाका दक्षिण अमेरिका में पेरू और बोलिविया की सीमा पर एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। पृथ्वी की सतह पर प्रत्येक बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिरका का मुख्य रासायनिक घटक क्या है? सिरका का मुख्य रासायनिक घटक है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए, जिसका सूत्र होता है CH3COOH। अगला प्रश्न देखते हैं, आसान सा प्रश्न है, धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मीथेन गैस। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व पौधों की वृद्धि और उनके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक नहीं है? तो दोस्तों वह सूक्ष्म पोषक तत्व हो जाएगा आयोडीन, ऑप्शन नंबर बी, जो कि पौधों की वृद्धि और उनके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक नहीं है। पौधों की वृद्धि और उनके स्वास्थ्य के लिए 8 सूक्ष्म पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। यह है आयरन, क्लोरीन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, बोरॉन और निकेल। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान किस देश में स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित है ऑस्ट्रेलिया में, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या विवर्तनिक प्लेटों की गतिविधि के कारण नहीं होता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। विवर्तनिक प्लेटों की गतिविधि के कारण नहीं होता है, वह है महासागरीय धारा, ऑप्शन नंबर सी। विवर्तनिक प्लेटों की गतिविधि के कारण भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट तथा महासागरीय खाई का निर्माण होता है, जबकि महासागरीय धाराएं इससे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वृक्क की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है, जर्मन सिल्वर डैश का मिश्र धातु है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तांबा, जस्ता तथा निकेल का। इसमें चांदी नहीं होता है, एग्जाम में यही पूछा जाता है कौन सा नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लाउड सीडिंग यानी कि कृत्रिम वर्षा के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों वह पदार्थ हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड यानी कि AgL। अगला प्रश्न देखते हैं, एक थियोडोलाइट का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। थियोडोलाइट एक घूर्णी दूरदर्शी युग सर्वेक्षण यंत्र है, जिसका उपयोग क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सतहों में कोणों के मापन में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल में जोवियन ग्रह या गैसीय ग्रह नहीं है? जोवियन ग्रह या गैसीय ग्रह नहीं है, वह है शुक्र, ऑप्शन नंबर सी। जोवियन ग्रह या गैसीय ग्रह ऐसे ग्रह होते हैं जो कि मुख्यतः गैसों एवं हिम से मिलकर बने होते हैं। हमारे सौरमंडल में ऐसे ग्रहों की संख्या 4 है, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। इनमें बृहस्पति एवं शनि को गैसीय महाकाय तथा अरुण को हिम महाकाय कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
मानव शरीर का एकमात्र ऐसा आंतरिक अंग कौन सा है जो अपने निष्क्रिय ऊतकों को फिर से बनाने में सक्षम है? तो दोस्तों वह एकमात्र ऊतक हो जाएगा यकृत, ऑप्शन नंबर सी। यकृत मानव शरीर का एकमात्र ऐसा आंतरिक अंग है जो अपने निष्क्रिय ऊतकों को फिर से बनाने में सक्षम है। यकृत का लगभग 1/4 भाग शेष निष्क्रिय ऊतकों को फिर से बनाकर पूर्ण यकृत में परिवर्तित हो सकता है। अगला प्रश्न है, सल्फर शावर से क्या अभिप्राय है? सल्फर शावर से अभिप्राय है वसंत में शंकुधारी वृक्षों या पौधों से पीले परागों का बौछार से। अगला प्रश्न है, गहरे समुद्र में गोताखोरों के दौरान चेतना में परिवर्तन डैश के रूप में जाना जाता है? गहरे समुद्रों में गोताखोरी के दौरान चेतना में परिवर्तन को जिस रूप में जाना जाता है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी तथा सी, नाइट्रोजन नार्कोसिस तथा मार्टिनी प्रभाव तथा रिपर्च ऑफ डीप के नाम से। अगला प्रश्न देखते हैं, समान वेल्डिंग प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? समान वेल्डिंग प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस है ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का एकमात्र ऐसा आंतरिक अंग कौन सा है जो अपने निष्क्रिय ऊतकों को फिर से बनाने में सक्षम है? तो दोस्तों वह एकमात्र अंग हो जाएगा यकृत, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है संगठन और एक तरफ है व्यक्ति का नाम। जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर बी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा ज्योतिबा फुले, जो कि गलत दिया गया है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना बाबा साहेब भीमराव रामजी अम्बेडकर ने किया था। बाकी दोनों सही दिए गए हैं। यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक थे हेनरी विवियन डेरिजियो तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे कर्नल अल्काट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? वर्ष 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन विरुद्ध था मंदिरों में भ्रष्टाचार तथा स्त्री के साथ, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, हाली पद्धति संबंधित है। हाली पद्धति संबंधित है बंधुआ मजदूर से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया है आपका संगठन और एक तरफ है संस्थापक का नाम। चलिए सुमेलित करते हैं। 1 का मिलान हो जाएगा 4 से, लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर। बी का मिलान हो जाएगा 3 से, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे विलियम एडम्स। सी का मिलान हो जाएगा 2 से, इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे आनंद मोहन बोस। डी का मिलान हो जाएगा 1 से, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे एस.एन. बनर्जी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एन.सी. केलकर तथा आई.बी. सेन को। कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु महात्मा गांधी बी.जी. तिलक एवं सी.आर. दास का सहयोग चाहते थे, किंतु कार्यविधि के कारण इस हेतु नेता देय उपलब्ध नहीं हो सके। इन शीर्ष नेताओं के स्थानापन्न के रूप में इन्हीं नेताओं के कनिष्ठ सहयोगी एन.सी. केलकर एवं आई.बी. सेन को कांग्रेस अधिवेशन के लेखन में महात्मा गांधी के सहयोग हेतु चुना गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वह थे, तो दोस्तों वह थे सुभाष चंद्र बोस, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही है। अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी।
सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन जो कि 1938 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया है अध्यक्ष और एक तरफ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं के स्थान। चलिए सुमेलित करते हैं। 1 का मिलान हो जाएगा 4 से रामगढ़ अधिवेशन जो कि 1940 में हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। बी का मिलान हो जाएगा 3 से सरोजिनी नायडू का कानपुर अधिवेशन 1925 का हो जाएगा। सी का मिलान हो जाएगा 1 से अमृतसर अधिवेशन 1919 जिसकी अध्यक्षता की गई थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा। डी का मिलान हो जाएगा 4 से बॉम्बे अधिवेशन 1934 जिसकी अध्यक्षता की गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। 1 का मिलान हो जाएगा 3 से मेरठ का 1946 से। बी का मिलान हो जाएगा 4 से कानपुर अधिवेशन जो कि 1925 में हुआ था। सी का मिलान हो जाएगा 1 से 1916 का अधिवेशन जो कि लखनऊ में आयोजित हुआ था। डी का मिलान हो जाएगा 2 से 1905 का अधिवेशन बनारस में आयोजित किया गया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ है कांग्रेस अधिवेशन और एक तरफ है अधिवेशन स्थान। चलिए सुमेलित करते हैं। 1 का मिलान हो जाएगा 3 से मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी डॉक्टर एम ए अंसारी के द्वारा। बी का मिलान हो जाएगा 4 से नासिक अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा। सी का मिलान हो जाएगा 2 से कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी सरोजिनी नायडू के द्वारा। तथा डी का मिलान हो जाएगा 1 से हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा गया था तिलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था मेजनी को, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बीजी तिलक के द्वारा सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृति के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो दोस्तों यह कथन कहा गया था मैक्स मूलर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाए जाने के पश्चात प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर ने दया की वकालत करते हुए यह कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। 1 का मिलान हो जाएगा 2 से बीजापुर का आदिल शाही वंश से। बी का मिलान हो जाएगा 3 से गोलकुंडा का कुतुब शाही से। सी का मिलान हो जाएगा 1 से अहमदनगर का निजाम शाही से। तथा डी का मिलान हो जाएगा 4 से जौनपुर का सरकी शाही से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? इसमें जो सुमेलित है वह है ऑप्शन नंबर बी, होयसल द्वार समुंद, जो कि सही दिया गया है। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुंद थी, जबकि काकतीय वंश की राजधानी वारंगल तथा यादव वंश की राजधानी देवगिरी में थी। पांड्य वंश की प्रारंभिक राजधानी कोरकई में अवस्थित थी, जिसे बाद में मदुरै स्थानांतरित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ है राजवंश और एक तरफ है उनकी राजधानी। चलिए सुमेलित करते हैं। 1 का मिलान हो जाएगा 2 से पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम थी। बी का मिलान हो जाएगा 3 से पांडे का मदुरै से। सी का मिलान हो जाएगा 4 से यादव का देवगिरी से। तथा डी का मिलान हो जाएगा 1 से काकतीय का वारंगल से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित स्मारकों को उनसे संबंधित शासक के सुमेलित करके नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। आपको इसमें सुमेलित करना है। 1 का मिलान हो जाएगा 4 से दोहरा गुंबद, जो कि सिकंदर लोधी का था। बी का मिलान हो जाएगा 1 से अष्टभुजीय मकबरा शेरशाह का था।
सी का मिलान हो जाएगा 3 से सत मेहराबिया मकबरा बर्बन का था तथा डी का मिलान हो जाएगा 2 से गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर ए अदीना मस्जिद मांडू, जो कि गलत दिया गया है। पश्चिम बंगाल के पांडुआ में स्थित अदीना मस्जिद स्थित है, न कि मांडू में। बाकी दोनों सही दिए गए हैं। दाखिल दरवाज़ा गौड़ में है, लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 2 से पुष्टि मार्ग का बलवाचार से, बी का मिलान हो जाएगा 3 से विशिष्टा देत का रामानुज से, सी का मिलान हो जाएगा 1 से द्वैतवाद का माधवाचार्य से तथा डी का मिलान हो जाएगा 4 से अद्वैतवाद का शंकराचार्य से। अगला प्रश्न है, निम्न में से भक्ति संतों का सही तैथिक कालानुक्रम अनुक्रम चुनिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले हो जाएगा कबीर, फिर इसके बाद गुरु नानक, फिर इसके बाद चैतन्य और लास्ट में मीराबाई हो जाएगा। कबीर का शासनकाल था 1398 से लेकर 1518 तक। गुरु नानक का शासनकाल था 1469 से लेकर 1539 तक। चैतन्य का शासनकाल था 1486 से लेकर 1534 तक। मीराबाई का शासनकाल था 1498 से लेकर 1557 तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संतों को उनके कालानुक्रम में नियोजित कीजिए। कालक्रम में सजाना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले हो जाएगा नामदेव, फिर इसके बाद हो जाएगा कबीर और फिर इसके बाद हो जाएगा नानक और लास्ट में हो जाएगा मीराबाई। कबीर दास का समय 1398 से लेकर 1518 ईस्वी तक था। नामदेव का काल 1270 से लेकर 1350 ईस्वी तक। मीराबाई का समय 1498 से लेकर 1557 ईस्वी तक। गुरु नानक देव का समय 1469 से लेकर 1539 के मध्य था। इस प्रकार विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। एक तरफ है राजा और एक तरफ है राज। ए का मिलान हो जाएगा 3 से प्रद्योत का अवंती से, बी का मिलान हो जाएगा 2 से उदयन का वश से, सी का मिलान हो जाएगा 4 से कौशल का प्रसिद्ध से, डी का मिलान हो जाएगा 1 से मगध का अजात शत्रु से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में जो कथन सत्य है वह है ऑप्शन नंबर बी। पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो दोस्तों वह बौद्ध ग्रंथ का नाम हो जाएगा अंगुत्तर निकाय, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लेखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लेखित है? तो दोस्तों इसमें पाणिनि में उल्लेखित हो जाएगा कंबोज का, चेदी का तथा वश का। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित मगध राजवंशों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले हो जाएगा हर्यक वंश, फिर इसके बाद हो जाएगा नंद वंश, फिर इसके बाद हो जाएगा मौर्य वंश और लास्ट में हो जाएगा शुंग वंश। हर्यक वंश का शासनकाल था 1544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। नंद वंश का शासनकाल था 344 से लेकर 321 ईसा पूर्व। मौर्य राजवंश का शासनकाल था 321 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तथा शुंग वंश का शासनकाल था 184 से लेकर 75 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ है उत्तर प्राचीन के जनपद और एक तरफ है राजधानी। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 4 से कुरु का इनपड़ से, बी का मिलान हो जाएगा 3 से अहिच्छत का पंचाल से, सी का मिलान हो जाएगा 1 से कौशल का साकेत से, डी का मिलान हो जाएगा 2 से वश का कौशाम्बी से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है?
आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध घोष की समन पाशदिका में। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य समाज में मिला लिया था। इसका उल्लेख बौद्ध घोष की समन पाशदिका नामक ग्रंथ में मिलता है। अगला और अंतिम प्रश्न है, मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र को पहली बार जीता गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। थैंक यू।